नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लास 35 है आज। लास्ट क्लास में हमने देखा था दोस्तों उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, ठीक है। और उससे पूर्व हमने देखा स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। और केवल जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट थे उन्हीं का रिवीजन हमने किया। और ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ते रहेगी। इसमें अभी बहुत लंबा सफ़र है उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ में, ठीक है। और हिंदी का जो रिवीजन महाकुंभ है हमारा, वो लगभग अब खत्म होने वाला है। केवल अलंकार और एक दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो समझाने हैं मैंने आपको। उसके बाद हिंदी रिवीजन महाकुंभ आपका समाप्त हो जाएगा। फिर शुरू होगा हमारा जीएस जीके रिवीजन महाकुंभ हिंदी की जगह, और उत्तराखंड वाला चलते ही रहेगा। तो जीएस जी के जो रिवीजन महाकुंभ शुरू होगा यूट्यूब पर, वो केवल वन लाइनर फॉर्मेट में होगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। और जीएस जीके का अगर आपको डिटेल्ड कोर्स पढ़ना है तो हमारी एप्लीकेशन पे जाइए। वहाँ पे हाल में ही मैंने आपके लिए जीएस का कोर्स लॉन्च किया, ओनली जीएस वाला। ओनली जीएस जीके कोर्स है जिसमें आपका जीएस प्लस कंप्यूटर और रीजनिंग मैंने ऐड की है। तो उस कोर्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। और अभी देखिए, एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज पे जितने भी टेस्ट सीरीज हैं या कोर्स है, ई बुक्स हैं, कुछ भी है मटेरियल, सभी पे 20% ऑफ है। होली ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो उसका लाभ सभी लोग उठा लें, सभी पे है इस बार। ओके, चलिए, बाकी फॉरेस्टर वाले हमने मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। जो हमारा ग्रुप सी फॉरेस्ट गार्ड एंड उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है फुल लेंथ वाली, वो जल्दी ही लॉन्च होगी, बाइलिंगुअल लॉन्च होगी। तो उसका इंतजार करें सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड में घटित अन्य आंदोलन। यानी कि देखिए, जो स्वाधीनता आंदोलन था उत्तराखंड में घटित हुआ, स्वाधीनता आंदोलन के इतर उत्तराखंड में बहुत पहले से ही कुछ आंदोलन घटित होते रहे जब तक हमारा राज्य नहीं बन गया पृथक राज्य। वैसे पृथक राज्य बनने के बाद भी बहुत से आंदोलन हो रहे हैं। जैसे आज वर्तमान में आप देखते हैं भू कानून के लिए आंदोलन राज्य में किया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मूल निवास के लिए आंदोलन हो रहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण मांग है उत्तराखंड के मूल व्यक्तियों के लिए, वो पहचान है, ठीक है। तो ये आज भी उत्तराखंड में कुछ आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा उसमें बहुत से सामाजिक आंदोलन चले थे। मैं बात करूँ ब्रिटिश उत्तराखंड की, मैं बात करूँ या आज़ादी के बाद, तो उन्हीं को थोड़ा डिस्कस करेंगे। शुरुआत टिहरी रियासत से करेंगे क्योंकि टिहरी रियासत में भी कुछ आंदोलन हुए थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फिर से वही बात, पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करेंगे। इससे बेहतरीन सीरीज कोई नहीं होगी। देखिए, जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है उसी का रिवीजन करने को मिल रहा है। फालतू का कंटेंट दिमाग में ऐड नहीं करना है। यही फैक्ट आपके बहुत काम आएंगे एग्जाम में, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ज़्यादा किताबों के पीछे, ज़्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागें। जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, उसी को आप फॉलो करें। इससे आपका बर्डन कम होगा दिमाग पे और सिलेक्शन जल्दी होगा। इसके साथ साथ पीवाईक्यू खूब लगाएं भाई, प्लस आपका पीवाईक्यू के साथ साथ मॉक टेस्ट, और साथ ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट तो हमेशा लगाएं एग्जाम से पहले। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता कि केवल हमारी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाओ आप, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट के लगाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना। क्लियर। तो चलिए, आज का सेशन शुरू करेंगे उत्तराखंड में घटित अन्य आंदोलन। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत करते हैं टिहरी रियासत से। टिहरी रियासत का जब बोल सकते हैं कि उदय हुआ, टिहरी रियासत का उदय होता है 1815 में। पहले राजा बनते हैं सुदर्शन शाह, ठीक है। कौन बनते हैं हमारे? सुदर्शन शाह जी। अब सुदर्शन शाह जी जब राजा बनते हैं तो स्थिति बहुत खराब थी भाई। एक तो राजकोष खाली था, दूसरा क्या था कि सुदर्शन शाह का जिन व्यक्तियों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध में साथ दिया था, सुदर्शन शाह ने उन व्यक्तियों को जागीरदार बना दिया था। जागीरदार का मतलब होता था कि एक पूरा इंटायर एरिया, तहसील मान लो या जिला टाइप का एक एरिया मान लो, उसका पूरा जो है रेवेन्यू वगैरह का और जो नियम कानून होंगे यही तय करेगा। तो उस समय भैया आपका एक पट्टी थी, सकलाना पट्टी। टिहरी की सकलाना पट्टी थी। सकलाना पट्टी में आपके दो लोग थे जागीरदार। एक का नाम था शिवराम और दूसरे का नाम था भैया काशीराम, ठीक है। अब शिवराम और काशीराम थे जो अपने को राजा से कम नहीं समझते थे। जनता को, मतलब समझ ही लो आप कैसा हो रहा था, तानाशाही हो रही थी फुल। जो कोई नियम कानून नहीं, अपने मन से टैक्स वगैरह जितना भी लूट सको, ठीक है। तो तिहाड़ नामक उसमें टैक्स होता था, अपने मन से बढ़ा देते थे, लगा देते थे। तो ये जो तिहाड़ टैक्स था, इसकी वजह से आपका क्या हुआ, जो सकलाना पट्टी के जागीरदार थे, इनकी वजह से भाई पहली बार टिहरी रियासत में क्या हुआ, आपका एक आंदोलन घटित हुआ, ठीक है। सकलाना पट्टी में अठूर जो क्षेत्र था, तो अठूर का इनको जागीरदार बना दिया। किसने? सुदर्शन शाह ने, क्योंकि सुदर्शन शाह का साथ दिया था इन दोनों ने युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध। तो अठूर का इनको जागीरदार बनाया और उसके बाद अठूर वासियों से तिहाड़ वगैरह वसूलने लगे। तो पहली बार जो विद्रोह होता है, अठूर का विद्रोह होता है। अठूर विद्रोह यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अठूर विद्रोह होता है
और ये अठूर विद्रोह कब घटित हुआ था आपका, तो 1851 का वर्ष था। ये पहला आंदोलन बोल सकते हैं, जन आंदोलन। और इसको लीड करने वाले व्यक्ति थे बद्री सिंह असवाल। ठीक है, बद्री सिंह असवाल। ठीक है, बद्री सिंह असवाल ने नेतृत्व किया था इस अठूर विद्रोह भी बोलते हैं इसको, अठूर विद्रोह या अठूर आंदोलन। ठीक है, तो टिहरी राज्य का पहला जन आंदोलन सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड पे हुआ था, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बहुत से आंदोलन होते हैं, लेकिन देखिए कीर्ति शाह का जो टाइम पीरियड था, कीर्ति शाह जब राजा बना, हालांकि प्रतापी राजा थे कीर्ति शाह, लेकिन उनके टाइम पीरियड पे भी क्या हुआ, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिससे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा उनके राजकाज पे। कीर्ति शाह का टाइम पीरियड था 1886 से लेकर 1913। अब इस बीच में देखिए आपका पहला आंदोलन होता है रवाई या कड़कोट आंदोलन। एक रवाई आंदोलन बाद में होगा नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे, जिसको हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। रवाई या कड़ाकोट जो वन आंदोलन था, ये पहले ही हुआ था एक बार, कब, 1901 में, पहली बार यहाँ पे 1901 में हुआ। कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, कब, 1904 में। खस पट्टी में भी एक आंदोलन हुआ था भाई, और ये हुआ था 1906 में। सकलाना में वन आंदोलन हुआ था आपका 1911 में। देखिए जहाँ पर भी देख रहे हैं वन आंदोलन, क्योंकि उस समय वनों से संबंधित बहुत से नियमों में बदलाव किए गए, और जनता जनार्दन जो थी भाई, उसका तो मेन आसरा ही जंगल थे। ठीक है, जंगलों पे ही आश्रित थे ना सभी लोग। जंगलों से चारा आता था, जंगलों से जलावन की लकड़ी आती थी, जंगलों से इमारती लकड़ी आती थी। कोई गांव में किसी की शादी हो रही है, किसी का जन्म उत्सव हो रहा है, तो वहाँ पर जो खाना बनाना है, बड़ा पंडाल लगता था, उसमें खाना पकाने के लिए भी बड़े बड़े लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, उसके अलावा मंदिर में कोई आयोजन हो रहा है, कोई भंडारा हो रहा है, तो हर जगह पे उसमें, क्योंकि गैस स्टोव तो था ही नहीं, खाना तो लकड़ियों में ही पकेगा ना, तो जंगलों को इन्होंने कैप्चर करना शुरू किया जिस हिसाब से। तो फिर ऐसे ही आप देखेंगे ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में भी इस टाइम पीरियड पे बहुत से वन आंदोलन हुए थे, क्योंकि सुदर्शन शाह बोल सकते हैं जो टिहरी रियासत के जो लोग थे, या टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे, ये ब्रिटिश राज भक्त थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के सहायता से ही इन्होंने खोया हुआ साम्राज्य वापस पाया था। तो जितने भी राजा हुए टिहरी रियासत के, वो ब्रिटिशर्स के ही लॉ को फॉलो करते थे। जो रूल कानून हमारे ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में बनते थे या लागू होते थे, थोड़े दिन बाद वही कॉपी पेस्ट होकर टिहरी में भी लागू हो जाते थे। तो ये चीज़ें होने लगी थी, समझ पा रहे हैं आप। तो ये आपके कुछ आंदोलन हुए थे। ठीक है, अब देखेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसमें सबसे पहले देखिए डोला पालकी आंदोलन। तो डोला पालकी मैं आपको लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा चुका हूँ। डोला पालकी जो आंदोलन हुआ था घटित, जिसकी वजह से गांधी जी ने व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था उसको वापस भी लिया था, या बोल सकते हैं कि उस पर बैन लगा दिया था उत्तराखंड में, कि ये डोला पालकी वाला जो आंदोलन है भाई, इसका सॉल्यूशन ढूंढो आप लोग पहले। डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित आंदोलन था। शिल्पकार, शिल्पकार यानी कि सिंपली हम बोलें तो ये शेड्यूल कास्ट जो लोग थे, उनसे संबंधित आपका आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि समाज में शिल्पकारों को, जो उच्च कम्युनिटी है, उनके समान ही सामाजिक स्थिति प्रदान करना। क्योंकि गढ़वाल में होता क्या था उसमें, जो भी ब्राह्मण वर्ग था, या उसके अलावा क्षत्रिय वर्ग था, या उसके अलावा वैश्य वर्ग था, ठीक है, तो ये तीनों वर्ग क्या करते थे, जो दूल्हे होते थे, इसके दूल्हे, दूल्हा क्या करता था, डोली में बैठता था। डोली, जो डोली या पालकी होती थी, उसमें दूल्हा दुल्हन बैठ सकते थे। लेकिन समाज का जो चौथा वर्ग था, शिल्पकार वर्ग, इसको इस डोली या पालकी में बैठने की इजाज़त नहीं थी। ये अपने आप में ही एक अमानवीय कृत्य था उसमें देखा जाए तो। अरे भाई देखो, सोशल राइट सबके लिए बराबर है, सामाजिक अधिकार। आप अगर दूल्हे दुल्हन को पालकी या डोली में बैठने दे रहे हो, तो उन लोगों को भी बैठने दो, वो भी अपनी शादी कर रहे हैं, अपना इंतज़ाम कर रहे हैं, वो भी अपनी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें उंगली करने की आवश्यकता थी ही नहीं। तो शिल्पकार दूल्हों को डोली में नहीं बैठने दिया जाता था। तो इसके खिलाफ एक व्यक्ति ने बड़ी आवाज़ उठाई थी, जिनका नाम था जयानंद भारती। ठीक है, जयानंद भारती। तो जयानंद भारती जी ने इनके खिलाफ 20 वर्षों तक उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। जिसके बाद क्या होता है कि जो इसका डिसीजन है कोर्ट का, उसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया, वो जयानंद भारती यानी कि जो ये आंदोलन कर रहे थे उसके पक्ष में आया, और बोला गया कि जो भी गढ़वाल के शिल्पकार समुदाय के लोग हैं, उनको भी डोली पालकी में बैठने का पूरा अधिकार होगा। ठीक है, तो इसके पश्चात आपका ये डोला पालकी आंदोलन सफल हो गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डोला पालकी आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और इसके प्रवर्तक जो थे वो जयानंद भारती जी थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नाम है। क्लियर। चलिए, ऐसे कुमाऊं क्षेत्र में जो दलित उद्धार है या शिल्पकार उद्धार है, उसके लिए काम करा मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने और खुशीराम आर्य जी ने।
ठीक है, उन्होंने भी कुमाऊं क्षेत्र में बहुत एफर्ट डाला था इन चीज़ों के लिए। जैसे कि वहाँ पुराने टाइम पे क्या होता था कि आज भी आप देखेंगे, पुराने टाइम की मैं बात नहीं करूँगा, आज हमारा समाज भले इतने आगे बढ़ गया है, बट आज भी बहुत से वंचित वर्ग या दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको सामाजिक स्थल के जो नौले हैं, धारे हैं, जो पानी के धारे या नौले होते हैं, बावड़ी, या बोल सकते हैं कोई ऐसे स्पेशल मंदिर है जहाँ पे जाने की अनुमति नहीं होती, या आज भी आप देखेंगे वो अगर किसी ब्राह्मण कम्युनिटी वाली विलेज में आते हैं या किसी क्षत्रिय कम्युनिटी वाली विलेज में आते हैं तो डायरेक्ट वो घर के अंदर एंटर नहीं कर पाते, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ये कहीं ना कहीं आज भी भारत में जो अस्पृश्यता का उन्मूलन वाला जो संविधान का आर्टिकल है 17, उसको कहीं ना कहीं एक हिसाब से ह्यूमिलेट तो कर ही रहा है ना। तो ये गलत है एक हिसाब से। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का जातिवाद समाज में आपकी सोशल ग्रोथ को हमेशा कम ही करेगा। इसी का तो फायदा उठा गए अंग्रेज, ठीक है, जो हमारा धार्मिक हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेला उन्होंने, या बोल सकते हैं जो जातिवाद का कार्ड खेला उन्होंने, तो इसी से उन्होंने राज किया था भारत में। तो इसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ें हमने खुद डिसाइड किया, हमने खुद बनाई हैं। देखिए अगर आप इतिहास पढ़ते तो आपको पता है, इतिहास में जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या हुआ था, उत्तर वैदिक काल में आपका जो ये समाज के 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। तो देखिए जो ये 4 वर्ग थे उत्तर वैदिक काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वैदिक काल में जो कर्म कांड था इनकी अधिकता हो गई बहुत ज़्यादा। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे समाज के ऊपरी पदों पर जाने लगे और सबसे ज़्यादा शोषण होने लगा शूद्रों का, यानी कि वही शिल्पकारों का, एक ऐसी कम्युनिटी जिनको हमेशा दासों की तरह देखा गया। तो फाइनली उत्तर वैदिक काल में ही भारत में क्या होते हैं, 2 बड़े धर्म जन्म लेते हैं, एक आपका बौद्ध धर्म और दूसरा आपका जैन धर्म, ठीक है, इसी टाइम पे आते हैं और वहाँ पे इनको अलाउड किया जाता है, समझ रहे हो। बहुत बड़ी चीज़ हुई थी उसमें अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये चीज़ें हैं। मैं एक आपको सामाजिक संदेश भी दे रहा हूँ इसके माध्यम से, ठीक है। जैसे कि मैं खुद, हम हमारे माता पिता या हमारी कम्युनिटी में हमें ही खुद बोला जाता है कि आप ब्राह्मण जाति से हो, आपको ये करना चाहिए, आप अपना कर्म करो। मैं रोज़ सुबह प्रातःकाल में उठता हूँ, उसके बाद मैं स्नान करता हूँ, मैं देवताओं की स्तुति करता हूँ, मैं शंख भी बजाता हूँ, ठीक है, मैं सब चीज़ करता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समाज की उस खाई को प्रोत्साहित करता हूँ जो हमको कास्टिज्म में बांटती है। तो ये आपको भावना अपने आने वाली जनरेशन में भी डालनी चाहिए और ये छुआछूत और ये जातिवाद की जो बातें हैं इनको खत्म करके एक हमको विकसित भारत या अपनी सोसाइटी को ऊपर ले जाने के लिए सोचना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल, ठीक है। वहाँ पे कोई कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, कोई भी रिलीजन नहीं होना चाहिए। बस मैं यही संदेश आपको देना चाहता हूँ। चलिए तो आप बात करेंगे रवाई कांड हुआ था। रवाई कांड देखिए उत्तराखंड इतिहास में एक हिसाब से सबसे बड़ा विभत्स कांड माना जाता है। इस कांड में यार बहुत बुरी तरीके से देखा जाए तो लोगों के साथ बिहेव हुआ। रवाई कांड हुआ था आपका 30 मई 1930 को, ठीक है, 30 मई 1930। मैंने आपको क्या बोला, सन 1900 से लेकर आपका 1940 तक, ध्यान रखेंगे ये वर्ष याद रखो, 1900 से लेकर 1940 तक उत्तराखंड में बहुत से वन आंदोलन घटित हुए भाई। और इन वन आंदोलनों में सबसे मेन क्या था कि लोगों के अधिकार बहाल करने के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे। वो ब्रिटिशर्स को ये बोलते थे कि तुम जंगल को संरक्षित करो, हम डैमेज नहीं करेंगे। बट हमारे जो नॉर्मल हमारे लिए नियम कानून थे, जंगल से चारा लाना, पशुओं को चराना, लकड़ी लाना और चीज़ जो सूखी लकड़ी लाना, और बोल सकते हैं इमारती लकड़ी लाना, तो ये तो भाई बंद मत करो। इसके लिए भी हमको परमिशन लेनी पड़ेगी क्या, अपने जंगल के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या, ठीक है। जब जंगल की आग लगेगी तो आप लोग हमको यूनाइटेड करो, और जब जंगल की कंजर्वेशन की बात आती है तो आप बोलो कि ये जंगलात के अंदर है। तो लोग भड़क गए इस बात पे, बोला यार ये गलत है, हर जगह आंदोलन होने लगे। तो उसी के संदर्भ में रवाई कांड भी था। रवाई कांड में देखिए आपका रवाई पट्टी जो थी, आज़ाद पंचायत यहाँ पे बनाई गई थी वन अधिकारों के लिए। आज़ाद पंचायत के लोग क्या कर रहे थे, रवाई पट्टी में तिलाड़ी का मैदान था, तिलाड़ी जो मैदान था आपका, ठीक है, ये आपकी यमुना नदी है, ध्यान रखेंगे, ये यमुना नदी बह रही है और इसके किनारे जो बगड़ होता था ये आपका तिलाड़ी का मैदान है। अब इस तिलाड़ी मैदान पे क्या करती जनता, यहाँ पे आंदोलन कर रही थी, उसमें आराम से शांतिपूर्वक नारे वारे लगा रही थी, ठीक है। और तिलाड़ी कांड में यहाँ पे बहुत सी महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, आज़ाद पंचायत के लोग भी थे। 1930 का वर्ष, राजा नरेंद्र शाह जो है भाई, नरेंद्र शाह ये भारत से बाहर गए हुए थे, यूरोप की यात्रा पे थे नरेंद्र शाह। और तिलाड़ी आप बोल सकते हैं उसमें जो हमारा रवाई परगना था, ठीक है, रवाई पट्टी या परगना था, तो इस समय परगने का एक एसडीएम होता था या तहसीलदार होता था। तो यहाँ पर थे दीवान चक्रधर जुयाल, चक्रधर जुयाल। तो चक्रधर जुयाल ने आव देखा न ताव देखा
और जो तिलारी मैदान में आंदोलन कर रही थी भीड़, अपनी टुकड़ी ले गए सेना की और यहाँ पर लोगों को फायरिंग कर दी, जितने भी लोग थे उन पे गोलियां चला दी गई। अब देखिए तिलारी का मैदान है यमुना के तट पर, नीचे यमुना बह रही है भाई। वैसे तो देखा जाए 30 मई का टाइम है, गर्मी का टाइम चल रहा है, नदी में पानी कम होगा उसमें क्योंकि बरसात आई नहीं थी, बट फिर भी नदी में कहीं कहीं गहराई वाले क्षेत्र तो होंगे ना। तो कई लोगों ने गोलियों से बचने के लिए यमुना में छलांग लगा दी। तो कुछ लोग बह गए, कुछ लोग डूब के मर गए, और जितने लोग थे यहाँ पे सामने आए वो गोलियों से मर गए। तो ये बहुत विभत्स घटना थी उत्तराखंड इतिहास में। और इसका जो बोल सकते हैं कि इस घटना का पूरा जिम्मेदार था वो चक्रधर जुयाल था। नरेंद्र शाह को यहाँ पे ठहरा नहीं सकते कि उनकी वजह से ये हुआ था, वो बाहर थे। और टिहरी में देखिए राजशाही की निरंकुशता बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए तो सिरदेव सुमन बाद में इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिसर थे ना बड़े बड़े, वो अपने को राजा से कम नहीं समझते थे। राजा अपना मस्त है, बाहर जा रहा है, विदेश दौरा कर रहा है और रियासतों का दौरा कर रहा है, और इनके हाथ में बागडोर आ जाती थी। इसलिए चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है, टिहरी का जनरल डायर कहा जाता है। क्योंकि जैसे जनरल डायर ने अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग में गोली चला दी थी निहत्ती भीड़ पे, जहाँ पे बच्चे औरत सभी थे, तो ऐसे ही चक्रधर जुयाल ने भी तिलारी मैदान में ये काम किया था। इसीलिए चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड या टिहरी गढ़वाल का जनरल डायर, और जो रवाई घटना है इसको उत्तराखंड का जलियांवाला कांड कहा जाता है। ये आप याद रखना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस घटना के बाद देखिए बहुत से रिफॉर्म्स भी आते हैं। फिर उसके बाद उत्तराखंड में वन पंचायतों की स्थापना की गई। फिर देखिए इस घटना से ब्रिटिशर्स भी डर गए, हुई तो ये टिहरी रियासत में थी, लेकिन अगर ऐसी ही घटना हमारी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में भी हो जाती तो फिर हो सकता है विद्रोह हो सकता था। तो इसको देखते हुए उत्तराखंड में पहली बार 1931 में क्या होता है, वन पंचायतों की स्थापना होती है। ठीक है, वन पंचायतों की स्थापना की जाती है। क्लियर? तो ये था भैया आपका रवाई कांड। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगला जो महत्वपूर्ण आंदोलन है उसको देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका गढ़वाल में माफ कीजिएगा गाड़ी सड़क आंदोलन। तो गढ़वाल में देखिए गाड़ी और सड़क के लिए भी आंदोलन होता है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। गढ़वाल में गाड़ी सड़क आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारे क्या था, चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने। गढ़वाली जी बोले यार गढ़वाल में तुम यार कोई रोड वगैरह ढंग की है नहीं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, बोलते हो कि गढ़वाली जी के नाम पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एक रोड तक नहीं ला पा रहे हो। तो गढ़वाल में इसके लिए गाड़ी सड़क आंदोलन हुआ था। वर्ष था कब, तो वर्ष था 1938-39, 1938-39 में। ठीक है, तो ये गाड़ी सड़क आंदोलन हुआ था। ऐसे ही बात करें दोस्तों अभी, ठीक है, सकलाना पट्टी की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में। सकलाना पट्टी में 1935 में बाल सभा की स्थापना होती है, बाल सभा। ठीक है, सकलाना पट्टी टिहरी में बाल सभा की स्थापना हुई 1935 में। किसके द्वारा, सत्य प्रकाश रतोड़ी जी के द्वारा। सत्य प्रकाश रतोड़ी जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाल सभा का मतलब क्या था, तो जो छात्र थे या बच्चे थे उनके अंदर राष्ट्रीयता का भावना का विकसित करना, यानी कि नेशनलिज्म को भरना बच्चों के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए बाल सभा स्थापित की गई थी। तो गाड़ी सड़क आंदोलन होता है। और इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपका एक और आंदोलन है उत्तराखंड इतिहास में, कनकटा बैल आंदोलन। कनकटा बैल जो आंदोलन था ये घटित हुआ था आपका कहाँ पे, अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में हुआ क्या दोस्तों, उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन था, भ्रष्टाचार। अब हुआ क्या, आज भी आप देखते हैं पशुओं को खरीदने के लिए भी लोन मिलता है ना। जैसे ही पशुओं को खरीदने के लिए लोन मिलता है तो लोन ऑफिसर आके जो भी हमने गाय भैंस या बकरा खरीदा होगा उसके कान को कट कर देते हैं, थोड़ा सा कान थोड़ा कट कर देते हैं, या कान पे आजकल एक स्टिकर टाइप लगाते हैं, आपने देखा होगा येलो कलर का होता है, बहुत से गाय बच्चियों पे लगा होता है। तो ऐसे ही उस समय भी क्या हुआ, कान कट करके स्टिकर लगा दिया गया एक बैल पे। ठीक है, एक बैल पे, और उसी बैल को मरा हुआ दिखाकर उसका इंश्योरेंस की जो राशि आई, इंश्योरेंस राशि, उसको अधिकारियों ने हड़प लिया। और ये भी बोला जाता है कि एक ही बैल पे दो तीन बार क्या किया गया था, लोन लिया गया था। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, अल्मोड़ा का बडियार था उसमें, लमगड़ा गांव की ये कहानी है, बडियार गांव है लमगड़ा में। ठीक है, लमगड़ा गांव जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी भी रिलेट करते हैं। तो वहाँ के लोगों ने इस बैल को उस समय बोला जाता है कि बहुत सी जगह पर घुमाया था, और ये जो कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार था उसको उजागर किया। ठीक है, तो इसलिए फेमस हो गया था आंदोलन। अगला देखिए कोटा खर्रा आंदोलन। तो कोटा खर्रा आंदोलन क्या था भाई, तो कोटा खर्रा आंदोलन की मैं बात करूं तो ये आपका भूमि संबंधी आंदोलन था। ठीक है, भूमि कानूनों का ये महत्वपूर्ण है। कोटा खर्रा आंदोलन किससे रिलेटेड था, तो भूमि आंदोलन से, भूमि संबंधित आंदोलन था ये। तो सरकार द्वारा बनाए गए नए भूमि कानूनों के और वन कानूनों के विरोध में था ये, वन कानूनों के विरोध में भी था, दोनों के विरोध में था ये। ठीक है, कोटा खर्रा आंदोलन। अब उस समय क्या हो रहा था, देखिए मैंने आपको बताया ना, जैसे उत्तराखंड में भी आज हम देखते हैं
उत्तराखंड के लगभग लगभग 45.44 पार्ट में ही वो नई वन रिपोर्ट के अनुसार वन है। लेकिन सरकार के द्वारा उस भूमि को भी वन भूमि कहा जाता है जहाँ पर कोई भी फॉरेस्ट नहीं है, कोई भी झाड़ियाँ नहीं है, कोई भी ओपन फॉरेस्ट नहीं है, कोई भी स्क्रब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही उस समय क्या किया, जो हमारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, या बोल सकते हैं कि आपका आज़ादी के बाद की ये बात है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में पहले हो चुका था शुरू, लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, आपका 1961 में एक कानून आता है जिसको सीलिंग कानून कहते हैं। सीलिंग सीलिंग कानून का मतलब यही था कि वही जो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी खाली भी भूमि है अगर जंगल के आसपास की, तो उसको वन भूमि घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तराई बाबर में सीलिंग कानून कब लागू हुआ, क्वेश्चन बनता भी है। तो तराई बाबर में सीलिंग कानून लागू हुआ था आपका 1972 में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत गांव वालों का जो इजरान वाली भूमि थी जिसमें वो घास काटते होंगे, ठीक है, आपने देखा होगा असौच के महीने में बहुत सी घास काटी जाती है, सुखाई जाती है, और उसको सुखा के पूरे विंटर के महीने में लोग क्या करते हैं, पशु का चारा बनाते हैं। पहाड़ों में आपने देखा होगा ऐसा, जिसको हमारा देखिए मांग भी कहते हैं, बहुत जगह पे मांग कहा जाता है इसको। ठीक है, तो मांग में क्या होता है, घास होता है। तो इन मांग जो क्षेत्र थे इनको भी गवर्नमेंट ने उसमें क्या कहते हैं, सीलिंग कानून कर वन क्षेत्र में डाल दिया। तो इसका विरोध लोगों ने किया था। ठीक है, तो ये था आपका कोटा खर्रा आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस का जो कोटा खर्रा आंदोलन था, अगर मेनली इसका उद्देश्य पूछेगा पर्पस, तो इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य के तराई बाबर क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू करवाकर भूमिहीन व किसानों को भूमि वितरण कराना था। ठीक है, तो सीलिंग कानून, जो भी भूमि खाली दिख रही है तो वहाँ पर जो भी भूमिहीन लोग हैं उनको बसाया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब जैसे लोकल के आदमी की ज़मीन है उसने कैप्चर किया है, तो उसके लिए तो नुकसान ही था ना ये, तो कहीं ना कहीं तभी इसका विरोध हुआ था उसमें। अगला आंदोलन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है भैया, उत्तराखंड का प्रसिद्ध आंदोलन मैं इसको कहूँगा, जो कि विश्व प्रसिद्ध हुआ, चिपको आंदोलन। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है भाई चिपको आंदोलन। इसको दक्षिण भारत में भी शुरू किया था और नाम था इसका दक्षिण भारत में क्या, अप्पिक्को आंदोलन। ठीक है, अप्पिक्को आंदोलन। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध हो गया ये आंदोलन और इसकी वजह से बहुत चीज़ें घटित हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है आपकी 1973 में, 1973। बहुत जगह पे देखिए 73 भी दिया है, 74 भी दिया है, लेकिन देखिए डेटा बहुत जगह आपका मैच होता है 1973 से। तो देखिए 1973 में हुआ क्या आपका, चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के रेंगड़ी गांव में, जोशीमठ ब्लॉक के रेंगड़ी गांव में क्या हुआ भैया, आपका रेंगड़ी गांव में आपका वन प्रभाग के अंतर्गत लगभग 2500 पेड़ों का ठेका दिया गया। किसको, एक कंपनी को। 2500 पेड़ों का ठेका एक कंपनी को दिया गया, जिसका नाम था कंपनी का साइमन साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। ठीक है, ये आपका पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, कौन सी कंपनी थी, साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री थी ये, और ये आपकी इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में स्थित एक स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी थी। तो इस कंपनी को इन 2500 पेड़ों का ठेका दिया गया था रेंगड़ी गांव में, जिसका ग्रामीणों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। ठीक है, लेकिन इनके विरोध के बावजूद भी जब वन विभाग का कर्मचारी और ठेकेदार इन पेड़ों को काटने के लिए गांव में एंटर किए, ठीक है, तो जितने भी हमारे गांव की महिलाएं हैं, क्योंकि पहले ही एक कहानी बना दी गई थी, गांव के सभी पुरुषों को एक प्लानिंग के तहत जोशीमठ बुला लिया गया था कि आपको जितने भी गांव में जो चीज़ें हो रही हैं, आपकी पेड़ वेड़ कटान हो रहा है, उसका मुआवजा दिया जाएगा। तो बोला जाता है कि उस दिन गांव के जितने पुरुष थे गांव से बाहर गए हुए थे, और जैसे ही ठेकेदार के लोग आए महिलाएं समझ गई, और महिलाओं को उसमें लीड करने वाली जो हमारी थी वो थी गौरा देवी। ठीक है, गौरा देवी समझ गई इस बात को कि अब ये पुरुषों को बाहर भगा के पेड़ काटने आ गए हैं, इन्होंने सोचा महिला कमज़ोर हैं। तो गांव की जितनी महिलाएं थी उनको फटाफट इकट्ठा किया गौरा देवी ने, क्योंकि ये महिला मंगल दल की अध्यक्षा भी थी उसमें, और जितने भी महिलाएं और बच्चे थे गांव के, वो सभी क्या हुई, जितने भी पेड़ थे गांव के पेड़ थे, तो इन पेड़ों से जो है लोग आपके चिपट गए। ठीक है, उन्होंने पेड़ों को पकड़ लिया, तो जो लोग थे उन्होंने पेड़ों को आपस में पकड़ लिया। तो ठेकेदार के लोगों से बोला भैया पहले हमें काटो और उसके बाद इन पेड़ों को काटोगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो उसमें बोला जाता है कि 20 से ज़्यादा अधिक महिलाएं और बच्चों को वन में ले गई थी उसमें गौरा देवी, और कटाई का विरोध किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहाँ पर उनका स्टेटमेंट भी था कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काट लेना, और महिलाओं की ऐसी दृढ़ता देखकर उसमें जो ठेकेदार था वो वापस हो गया, वहाँ पे से समझ गया, उस स्थिति को भाप गया, और वो वापस हो जाते हैं, और यहीं पे से चिपको आंदोलन की नींव पड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह सकते हैं कि 1970 का जो दशक था इसी में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था एक हिसाब से। ठीक है, वैसे सबसे पहले 1970 के दशक में ही नींव पड़ जाती है, क्योंकि
एक चमोली में ही मंडल गांव था उसमें, मंडल गांव में ही भैया आपका सबसे पहले जंगल में लकड़हारे पेड़ों को काटने के लिए पहुंचे थे जब, तो स्थानीय कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पेड़ों को गले से लगाया था और वहां से हटने से मना किया। ठीक है, यहीं पे चिपको आंदोलन का जन्म होता है और ऑफिशियल जंग होती है पहली बार 1973, जो चमोली जिले के आप रणील में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यहाँ से चिपको आंदोलन शुरू हुआ। चिपको आंदोलन के फलस्वरूप ही सरकार को वनों का महत्व समझ में आया और 1980 में तभी तो वन संरक्षण अधिनियम भी आता है, वन संरक्षण अधिनियम आता है ना भारत में, इसी वजह से आया फिर ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक छोटा सा देखिए बदलाव बड़ी बड़ी चीजें, मतलब एक छोटा सा परिवर्तन बड़े बड़े बदलाव ला सकता है समाज में, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है जीवन में। तो ये था आपका चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन गौरा देवी ने शुरू किया। गौरा देवी को इसके लिए वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला 1986 में। गौरा देवी के इस आंदोलन को दुनिया में आगे फैलाने का काम किया था पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने और साथ ही चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो आंदोलन है उसको देखते हैं, विश्वविद्यालय आंदोलन। तो विश्वविद्यालय आंदोलन क्या था भाई? देखिए कुमाऊं गढ़वाल में उसमें कोई भी एक अच्छा विश्वविद्यालय नहीं था और ये विश्वविद्यालय आंदोलन बहुत पहले से हो रहा था, आज़ादी के बाद। आज़ादी जब हुई देश की तो आज़ादी के बाद ये गढ़वाल कुमाऊं में बहुत जोरों शोरों से हो रहा था कि कैसे भी हमें एक विश्वविद्यालय दो। तो इसको देखते हुए हमारा एनडी तिवारी जी ने, नारायण दत्त तिवारी जो कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं, एनडी तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1955-56 में एक प्रस्ताव रखा था कि भैया हमारे यहाँ भी तो कॉलेज दो, यूनिवर्सिटीज़ दो। तो इसके जो ये प्रस्ताव रखा लोगों के दबाव की वजह से फाइनली 1973 में भैया आपका 2 यूनिवर्सिटी खुले हमारे उत्तराखंड में। एक था हमारा कुमाऊं यूनिवर्सिटी, ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी खुली, और दूसरा थी हमारी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी दोनों की स्थापना हुई थी 1973 में, ध्यान रखेंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 23 नवंबर को, 23 नवंबर 1973 को, जबकि कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 1973 को। और इसका श्रेय जाता है एनडी तिवारी को। ठीक है, इसीलिए एनडी तिवारी को विकास पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए पहले कॉलेज ये जो हमारे यूनिवर्सिटी थी वो लाई ये उत्तराखंड में। उसके बाद जैसे ही बाद में ये आपका उत्तराखंड के हमारे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उससे पूर्व से ये इस कोशिश में थी कि उत्तराखंड में जो सिटकुल है, सिटकुल भी इन्हीं की देन है वैसे उत्तराखंड में देखा जाए, जो इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, आज बहुत रोजगार है वहाँ, हालांकि इतने नहीं है कि जिसमें सभी को रोजगार मिले, बट इतने तो हैं कि कुछ परिवारों के चूल्हे बहुत आसानी से जल रहे हैं। ठीक है, तो ये सिटकुल भी देन इन्हीं की है, इसीलिए इनको विकास पुरुष भी कहा जाता है उत्तराखंड में, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद अगला आंदोलन भाई शराब विरोधी आंदोलन। तो देखिए 1970 के दशक में चिपको आंदोलन लहर रही इसकी पूरे राज्य में। 1980 के दशक में क्या होने लगा, उत्तराखंड में जितने भी लोग थे भाई, आपका एक बहुत कहावत आपकी बहुत मशहूर हो गई। ठीक है, कहावत ये मशहूर हो गई थी 80 के दशक में कि सूरज अस्त पहाड़ी मस्त है। ठीक है, जैसे ही सूरज अस्त होता है पहाड़ी मस्त हो जाता है। ठीक है, रीजन क्या था आपका, दारू की बोतल। ठीक है, दारू की बोतल, लाल बोतल शराब तू छे बड़ी खराब, अब की करूँ रे न समझ चूर है गयूं। तो यही सीन उस समय 1980s के दशक में हो रहा था उत्तराखंड में। और उस समय भैया एक देसी जो शराब थी जिसका नाम था टिंचरी। अब ये शराब बहुत सस्ती आ जाती थी और फुल नशा दे रही थी यहाँ के लोगों को। अब लोग इस नशे को बहुत ज़्यादा आदी होने लगे इसके। इसको देखते हुए भैया उस समय उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन भी शुरू हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये 1984 में आपका शराब विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। इस शराब विरोधी आंदोलन में एक नारा दिया गया, नशा नहीं रोजगार दो, नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, ये आपका बोला गया उसमें। ठीक है, ऐसे देखिए आपका जो हमारे एक टिंचरी शराब के लिए हमारे उत्तराखंड में सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम था दीपा देवी। ठीक है, दीपा देवी या इनको ठगुली देवी भी कहा जाता है। तो इन्होंने भी टिंचरी नामक शराब बंद कराई थी उस समय। ठीक है, तो ठगुली देवी या दीपा देवी की मैं अगर बात करूं तो इनको तभी टिंचरी माई भी कहा जाता है, टिंचरी माई। ठीक है, तो उत्तराखंड में टिंचरी माई किसे कहा जाता है, तो दीपा देवी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हालांकि जो टिंचरी वाली जो शराब बंद हुई थी आपके, ध्यान रखेंगे, टिंचरी वाली जो घटना थी ये 1954-55 के आसपास हुई थी। उसमें टिंचरी माई ने टिंचरी शराब बंद की थी। लेकिन 1984 में टिंचरी नहीं थी उसमें, 1984 में जो शराब ब्रांड था गुलाब और अन्य नामों से आता था ये। ठीक है, देसी शराब। तो इसको पी के जो पहाड़ी थे वो बिल्कुल ही आपने होशो आवाज़ खो रहे थे,
कमा नहीं पा रहे थे, वो जितना कमाते थे सुबह से शाम तक वो दारू में उड़ा देते थे। तो इसको देखते हुए शराब विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। और हमारा 50 से 60 के दशक के बीच में दीपा देवी या थगुली देवी ने उत्तराखंड में टिंचरी नामक शराब बंद कराई थी, ये याद रखना। और 1984 में शराब विरोधी आंदोलन हुआ था जिसका नारा था नशा नहीं रोजगार दो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यहीं पे हमारे जो राज्य आंदोलन है, महत्वपूर्ण जो राज्य में आंदोलन घटित हुए, वो आपका समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक मैं आपके लिए रिवाइज करने के साथ साथ दोस्तों आपको इसमें मज़ा भी आया होगा, बहुत से फैक्ट आपने जाने होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। महाकुंभ सीरीज आपको देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मेन मेन पॉइंट जो हैं और एग्जाम में जैसे प्रश्न बनते हैं आजकल उसके हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ या बोल सकता हूँ फैक्ट दे रहा हूँ। ऐसे जैसे जैसे हमारी हिंदी की खत्म हो जाएगी सीरीज तो हिंदी के बाद जीएस जी के महाकुंभ शुरू करेंगे। हाँ, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, तो आप ओनली जीएस कंप्यूटर वाला कोर्स ले सकते हैं एप्लीकेशन स्टोर से, जिन्होंने हमारा पहला हिंदी उत्तराखंड का लिया है। ऐसे अगर उत्तराखंड और हिंदी और सभी जितने भी विषय हैं आपके, वो अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो न्यू कॉम्बो कोर्स लीजिए, ठीक है। और जितने भी अभी कोर्सेज हैं उत्तराखंड या अन्य कोर्सेज, उन पर 20% ऑफ चल रहा है, होली ऑफर। तो आप लोग इसको लगा के कोई भी कोर्स ले सकते हैं एप्लीकेशन स्टोर से। चलिए मैं सेशन को समाप्त कर रहा हूँ यहीं पे। और जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को अवेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।